सितम देखिए कि 2 बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले का नोटिस लिया, 2 माह में फैसला सुनाने का हुक्म भी दिया, लेकिन फिर भी इस मजलूम खानदान को इंसाफ नहीं मिल सका। आपने देखा कि आज एक कर्जा भी मौखर हो गया जो पाकिस्तान को मिलना था। आप देख रहे हैं ये बाहर गए और किसी ने इनका हाथ नहीं पकड़ा। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं शहबाज शरीफ की भी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने बड़ी कोशिश की, और बिलावल की तो क्या ही बात है, जरदारी साहब भी कमाल शख्सियत हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं। ये तो सारा जो कुछ रिगिंग की है, जो हल्का बंदियों वाली, वो सारी इलेक्शन कमीशन ने की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। शायर इनकलाब हबीब जालिब ने क्या खूब कहा है कि बेनाम से सपने दिखला कर, ए दिल हर जा ना फिसला कर, ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। इस अंधेर नगरी के नज़ारे मुल्क के चप्पे चप्पे में दिखाई देते हैं। 5 साल पहले सिंध की तहसील मेहड़ में तोहरे कत्ल की हौलनाक वारदात का नौहा भी यही नाइंसाफ़ी है, जहां वडेरा शाही की गुलामी से इनकार उम्मे रुबाब के दादा, वालिद और चचा का नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म ठहरा और सिंध की चांडियो फैमिली के बासर अफराद ने दिन दिहाड़े इन तीनों को कत्ल कर डाला। जुल्म के खिलाफ मजलूम खानदान की बहादुर बेटी उम्मे रुबाब मैदान में निकली और वडेरा शाही के खिलाफ मुज़ाहमत का इस्तियारा बन गई। इंसाफ के उसूल की ये जंग अभी जारी है। उम्मे रुबाब पिछले 5 साल से नंगे पांव चलकर रियासत के करता धरता कहलाने वाले रहबरों का ज़मीर जगाने की कोशिश कर रही है। सितम देखिए कि 2 बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले का नोटिस लिया, 2 माह में फैसला सुनाने का हुक्म भी दिया, लेकिन फिर भी इस मजलूम खानदान को इंसाफ नहीं मिल सका, क्योंकि कत्ल के इस मुकदमे में नामजद मरकजी मुल्जिम पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो सियासत के ताकतवर तरीन खिलाड़ी हैं, जिनका अब तक निज़ाम बाल बीका नहीं कर सका। ये निज़ाम इंसाफ के लिए टेस्ट केस है। अगर कोई समझे तो उम्मे रुबाब को इंसाफ मिलने से न सिर्फ अदलिया का सर फ़ख्र से बुलंद होगा, बल्कि जालिम भी जुल्म करने से पहले 100 बार सोचेगा। इस केस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले सियासत में मचे कोहराम का जायजा लेते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। मईशत खतरे में है और हुकूमत सियासत बचाने में लगी है। सूबाई असम्बलियों की तहलील, कौमी असम्बली से 35 PTI अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी के असरात क्या होंगे, PTI का जवाब क्या हो सकता है, इसी पर बात करेंगे। जान और नूर आलफीन मेरे साथ हैं। सिद्दीक जान, ये बताएं कि अब तहरीक इंसाफ ने जिस तरह सूबाई असम्बली दोनों पंजाब भी और खैबर पख्तूनख्वा भी तहलील कर दी, अब ये 35 इस्तीफ़ों के बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि कमेटियों की सरबराही भी उनके पास होनी चाहिए। क्या ये हो सकेगा? जी सिद्दीक, आपको आवाज़ आ रही है? जी चले, सिद्दीक से हम दोबारा रब्ता करते हैं। आरफीन, ये जिस तरह से अब तहरीक इंसाफ की तरफ से डिमांड है, आपको लगता है कि बाकी भी 70 वो कह रहे हैं जी इस्तीफे या तो वो भी मंजूर किए जाए, वरना जो कमेटी अपोजिशन के पास होनी चाहिए जिनकी सरबराही वो हमें दी जाए, क्या अब राजा परवेज़ अशरफ साहब या PDM ये होने देगी? जी बिल्कुल नहीं होने देगी, बहुत ऑब्वियस है। ऐसा वो क्यों होने देंगे? अगर होने ही देना था तो उनको ये इमरान खान एंड कंपनी को दोबारा ऐलान के बाद जो है वो कौमी असम्बली में वापस आने देना चाहिए था। टेक्निकली जो नहीं होना था, और ज़ाहिर है कि वैसे ही नहीं हुआ। बाकी अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, आप यहाँ से बैठे हुए माधुरी से शादी की तमन्ना रखें अपने दिल में, पालें इसे एक तमन्ना को, इसे एक हसरत को, कुछ नहीं होता। चांद को घर लाने की सपने देखें। सिर्फ सपने देखने से अगर हकीकत ताबीर आपके हक़ में होती तो ठीक है, फिर ये काम हो सकता था, लेकिन लॉजिकल ये सब चीज़ें नहीं हैं। सिद्दीक जान, आपको क्या लगता है फिर अदालत जाना पड़ेगा अगर अपोजिशन लीडर भी, क्योंकि अभी तक 70 तादाद अगर इस्तीफ़े मंजूर हो गए, चलो उनको अलग भी कर दें, फिर भी वो जो 20 लोग हैं राजा रियाज साहब की सरबराही में, उनसे तो ज़्यादा लोग अब भी तहरीक इंसाफ के हैं, तो फिर भी अगर अपोजिशन लीडर और दीगर कमेटियों की सरबराही नहीं मिलती तो फिर अदालत ही जाएगी तहरीक इंसाफ। अच्छा चले, हम दोबारा रब्ता करते हैं। तो फिर नूर आफरीन, आपको ये लगता है फिर ये मामला भी अदालत ही जाएगा? हाँ, ले जाएं अदालत में। पहले जो मामला थे पहले उनका पता कर लीजिएगा। ये उम्मे रुबाब वाली जो आपने ख़बर सुनाई, और आप ही की बुनियाद पर बात की बुनियाद पे मैं ख़ुद कह रहा हूँ कि 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी नोटिस लिया, नोटिस मिलिया कख नहीं लिया। तो
तो अब इस मामले पे भी अदालत ही जाइए और शौक़ पूरा कीजिए हज़रत, क्योंकि और अदालत में और बहुत सारे मामलात भी हैं। जब उनका कुछ नहीं हुआ तो इस एक काम का क्या होगा, क्योंकि इस एक काम को बिलावजह तो नहीं लटकाया गया है, इस एक काम के पीछे तो रीज़निंग बाकायदा मौजूद है, दाना लोग उसको समझ सकते हैं। लेकिन उम्मे रुबाब को क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा, या और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो इंसाफ के तमन्नाई हैं, और बहुत सारे केसेस हैं, कई लाख केसेस हैं, कई लाख, एक आध केसेस नहीं हैं, तो उनको क्यों नहीं हो रहा। बहुत सारी चीज़ें, अब अगर मैं कहूँ कि तनख्वाहों का रेशियो, तो फिर तादाद पे आ जाएंगे कि जी नफरी कम है। भाई नफरी से नहीं होता, नफरी से नहीं होता, विलिंगनेस, नफरी शायद एक एलिमेंट, एक फैक्टर ज़रूर हो, लेकिन विलिंगनेस टू गिव जस्टिस, टू प्रोवाइड जस्टिस, वो भी तो होनी चाहिए ना। इंसाफ होता हुआ नज़र भी तो आना चाहिए ना। जब हमें माजरत के साथ ऑब्जर्वेशंस इस तरह की सुनने के लिए मिलेंगी कि हो सकता है इमरान खान को किसी ने बताया ना हो, तो फिर आप अपना ही जूता उठा के अपने सर पे नहीं मारेंगे कि ये ऑब्जर्वेशन आ कहाँ से रही है। उसके बाद जब दिन ताक होती है कि भाई ये ज़रा पता तो करो कि ये लॉयल्टीज़ कहाँ हैं, तो फिर तौहीन हो जाती है। तो फिर बहुत सारे मामलात हैं। अदालत वाले मामले में तो मेरे ख्याल है सिद्दीक जान से निपटें, मेरे ऊपर मेरे रहम करम। आपने चूँकि उम्मे रुबाब के साथ होने वाले जुल्म का जिक्र किया, वो बच्ची हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन भी करेंगी और उनसे हम इस बारे में बात भी करेंगे आगे। सिद्दीक जान, ये जो अपोजिशन लीडर या दीगर कमेटीज़ का मामला है, ये भी अदालत जाता नज़र आ रहा है, क्योंकि लगता नहीं है कि PDM की या स्पीकर साहब की कोई ऐसी नीयत है। देखिए, कमेटियों का सरप्राइज तरीके से आप लेना भी नहीं चाहती। उन्होंने जो कहा है वो मेन उनका है अपोजिशन लीडर। ज़ाहिर है फवाद साहब ने कह दिया कि पब्लिक हाउस कमेटी का जो चेयरमैन है वो भी इनका होना चाहिए, लेकिन मेन टारगेट उनका है अपोजिशन लीडर। अपोजिशन लीडर इसलिए उनका टारगेट है कि जो इस वक्त अपोजिशन लीडर है राजा रियाज, कल वो आदिल शाहजेब साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल है, लेकिन ये इस हुकूमत का पैदा करदा मसला नहीं है। और वो कल TV पे बैठ के कह रहे थे कि जनाब ये हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है, मेरी नेक ख्वाहिशात इस हुकूमत के साथ हैं, बड़े अच्छा कोशिश और मेहनत कर रहे हैं। और तीसरी जो उन्होंने बात कही वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं वो ये बात कह चुके हैं कि जनाब मैं तो नून लीग का टिकट लेना चाहता हूँ। तो उसको आप कैसे अपोजिशन लीडर मान सकते हैं जो खुद कह रहे हैं टिकट लेना चाहते हैं मरियम नवाज ने, और वो उनकी हुकूमत पे क्या तनकीद करेंगे, वो उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं जो अपोजिशन लीडर खुद कह रहा हो कि जनाब मैंने नून लीग का टिकट लेने। तो इस सारी सूरत हाल में सिद्दीक जान, बहुत माजरत, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वाइस चेयरमैन, शाह महमूद कुरैशी साहब, अब ये अदालत जाता नज़र आ रहा है मामला, 35 डीनोटिफाई भी अचानक हो गए, अब लगता नहीं है नीयत है PDM की कि जी अपोजिशन लीडर को आपको दिया जाए। देखिए, हम अदालत में तो पहले जा चुके हैं। हम हुकूमत के इस रवैये और जो सारी कार्रवाई हुई है, जो स्पीकर का जो रवैया था, जो उन्हें चेरी पिकिंग की थी और सेलेक्टिवली उन्होंने कुछ हलके पहले चुने थे इन 35 हलकों से पहले, और हमारे जो इस्तीफे थे जो हमने यकमुश्त दिए थे उनको मानने से उन्होंने इनकार किया था और एक बताया था कि एक ज़ाब्ता है उसके मुताबिक मैं चलूँगा। फिर उस ज़ाब्ते को ना उन्होंने पहले फॉलो किया, और फिर अब जब हमने ख़त लिखा, वजाहत मांगी, उनने वजाहतें दी, ना अब मांगा, तो जो कुछ वो कह चुके हैं। देखिए, स्पीकर ने अपना मजाक उड़ा दिया है। आज जिस तरह आइन को उन्होंने पामाल किया है, जिस तरह रिवायात को उन्होंने पामाल किया है, माजी में तो ऐसा कभी नहीं देखा ही नहीं गया कि स्पीकर कहते कुछ है करते कुछ है। या तो लगता है कि ये बेबस है, या ये कानून और आइन को समझते नहीं है, और या बदनीयत है। जी जी, अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा कि अब 33 हल्कों से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, 35 इस्तीफे, करीबन 33 डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, और दूसरी तरफ PDM कह रही है हम इलेक्शन में आएंगे नहीं, तो ये तो फिर एक अजीब एक्सरसाइज होगी फ्यूटिलिटी की। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि आपने जब इस्तीफे इसरार किया कि हम आइए, हम तस्दीक करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या दबाव था या नहीं था, स्पीकर साहब ने कहा ना, हमने तो कहा, हमने तो यकमुश्ती दिए, और आपने अगर कबूल किए हैं तो सब कर लें। आज भी हम कहते हैं, अगर आपने जिस अंदाज में इस्तीफे कबूल किए हैं वो हम सब ने दिए थे, आप सबके कबूल कर लें। और अगर आपने सबके कबूल नहीं करने, तो आपको ये किसने इख्तियार दिया है कि आप ये चेरी पिकिंग करें
कि इसका इस्तीफा कबूल, इसका कबूल नहीं। ये इम्तियाज और ये तफरीक पैदा करने की आपको कौन सा कानून, कौन सा ज़ाब्ता, कौन सी इखलाकी जी आपकी जो कैफियत है वो आपको इसकी इजाज़त देती है। और शाह साहब ये फरमाइए कि अब PMLN की नई स्ट्रेटजी नज़र आ रही है। ये कहा जा रहा है कि अब दोबारा जी सारा कुछ जो है आज, क्योंकि कुछ और है नहीं इनके पास कहने को, महंगाई है, जिस मकसद के कहने आए हैं वो हो नहीं सका, तो अब जी जनरल बाजवा, इमरान खान, जनरल फैज़, ये सब ज़िम्मेदार हैं आज के हालात के। अब बाकायदा इस पर यानी ये एग्रीमेंट हो गया कि अब ये बयानिया लेकर हमने जाना है इलेक्शंस में। क्या इससे कामयाबी हो सकी या इसमें कोई पजीराई आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त हुकूमत है लोग इसको कुछ देंगे बेटे? कुछ इमरान खान कुछ कहें, PTI कुछ कहे, तो बात मंतकी है। हमारे जी शाह साहब माजरत, मेरा ख्याल है कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से आवाज़ सही नहीं आ रही। हम दोबारा कोशिश करते हैं। जी शाह साहब जी फरमाइएगा, आप बात मुकम्मल करें, कुछ बीच में आवाज़ कट गई थी। जी बिल्कुल आ रही है। मैं कर रहा था कि अगर तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिला करें तो उसकी कोई मंतक समझ आती है कि किस तरह एक मदाखलत हुई और उस मदाखलत के जरिए लोगों को यकजा किया गया और हमारी हुकूमत को रुखसत किया गया। ठीक है ना, हमारा तो गिला या शिकवा उसकी कोई वजह समझ आती है कि आज नून लीग वाले क्या शिकवा कर रहे हैं, ये तो बेनिफिशरीज हैं। अगर इनको बाजवा साहब का जो इक़दाम बुरा लगा तो शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा कबूल क्यों की, ये काबीना में क्यों बैठे हैं? ठीक है ना, इससे बड़ी तो अमली और क्या हो सकती है? अगर आपको आज उनका सारा कदम ही सही नहीं लगा तो आज असेंबली में क्यों बैठे हैं, आप हुकूमत में क्यों बैठे हैं? आप तो उस सारे प्रोग्राम का हिस्सा थे और बेनिफिशरी है उसके। अब जो इलेक्शन हमने बल्दियाती कराची में देखे, हैदराबाद में, पीपल्स पार्टी कहती है या PDM कह रही है कि यही हम बाकी जगहों पर भी कर दिखाएंगे। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में जब भी इलेक्शंस होते हैं, बल्कि वो तो इलेक्शंस अभी 1 साल आगे ले जाना चाह रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने मिलकर एहतजाज शुरू कर दिया है, इससे लगता नहीं है कोई फ़ायदा होगा, आप क्या कहते हैं? देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि हमने इस किस्म के इलेक्शन करवाने हैं जिस किस्म के हमने कराची में करवाए हैं, वो इसका मतलब ये है कि अवाम जो फैसला करे हमने अपना फैसला लोगों पर मुसल्लत करना है। हमें पैसा इस्तेमाल करना पड़े, हमें डंडे के जोर पर करना पड़े, हमें हलकों में जेरीमेंडरिंग करनी पड़े, हल्का बंदी में अपनी मनमानी करनी पड़े, हमें जो करना पड़े अपना अमला तैनात करना पड़े। ठीक है, और मतलब बैलेट बॉक्सेस पे उठा लिए जाएं, ठप्पे लगा दिए जाएं और स्टफिंग की जाए। तो इसका मतलब ये है अवाम को ये पैगाम दे रहे हैं कि आपकी कोई राय नहीं है, हम फैसला कर चुके हैं और हमारा फैसला आपको तस्लीम करना होगा। तो फिर ये सारा जमहूरी अमल है, ये तो बेमानी होकर रह गया ना। तो फिर इस सारी दुकान को बंद कर दें और अपनी मनमानी करें। जी, मैं चाहूँगा अगला सवाल सिद्दीक जान भी करें। मेरी तरफ से आखिरी सवाल ये है कि फजल रहमान साहब कह रहे हैं 1 साल इलेक्शन आगे जाएंगे, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अप्रैल में मजबूर हो जाएगी हुकूमत इलेक्शन करवाने पे। कैसे मजबूर होगी? 2 लॉन्ग मार्च भी आपने किए थे, वो मामला नहीं हुआ, और अब कैसे वो कह रहे हैं हम खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन करवा देंगे? जनरल इलेक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, 1 साल 8 या 10 महीने की इनकी कारकर्दगी आपके सामने है। आपने देखा कि कुछ संभाल सके। आप देख रहे हैं कि मईशत की हालत पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी है। आपने देखा कि आज एक कर्जा भी मौखर हो गया जो पाकिस्तान को मिलना था। आप देख रहे हैं ये बाहर गए और किसी ने इनका हाथ नहीं पकड़ा, और जिस किस्म की ये वहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तवक्को कर रहे थे, वो उनको नहीं मिल पाई। IMF के साथ इनकी गुफ्तगू जो है वो तातुल का शिकार हो गई, क्योंकि IMF की शराइत ये मान नहीं पा रहे। ठीक है, IMF की शराइत पे अगर ये जाते हैं तो आवाम का सामना कैसे करेंगे? अब इस माहौल में ये साल और लेना चाहते हैं, इससे मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इससे मुल्क को इतना नुकसान होगा जिसका अजाला मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हें
जी जी साहब ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो सिचुएशन हम देख रहे हैं मुआशी तौर पर जो है, लेकिन नून लीग ये कह रही है कि आपके ही दौर में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने ये फैसला किया था कि जो अगले इंतखाबात होंगे वो नई मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों के तहत होगा। वो कह रहे हैं पंजाब में भी आपने नई डिवीजन बना दिए, नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए, वो भी हल्का बंदियां होनी है और नई मर्दमशुमारी भी होनी है, और उसके बाद जो है इंतखाबात होंगे। तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट्स का हल्का बंदी से इतना ताल्लुक नहीं बनता। माजी में आपके पास बहुत से एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि एक हल्का 2 डिस्ट्रिक्ट्स पर भी उसका फैलाव रहा है। ये तो आपने आबादी के मुताबिक आपने करना होता है, ठीक है। अब जो हमने कहा था सेंसस, और हम डिजिटल सेंसस की तरफ गए थे, इनके पास पूरा वक्त था, और अगर ये ताखीर ना करते, कभी फंड रोकते, कभी ताखीरी हलबे इस्तेमाल करते, और सेंसस को भी मैं आपको अर्ज कर दूं, ये ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेंगे और करेंगे। आप देख लीजिएगा, ये इस वक्त इनकी एक ही जो है वो इनकी जो हिकमत अमली है बड़ी वाज़ेह है। ये इंतखाबात नहीं चाहते। इंतखाबात क्यों नहीं चाहते? इंतखाबात इसलिए नहीं चाहते कि वो समझते हैं कि आज इंतखाब करवा दिया जाए तो तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा जोर से मुंतखब होकर आएगी। उसके लिए फिर नए नए हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या? इमरान खान पे कातिलाना हमला, नाअहली की तलवार, पार्टी को तकसीम करना, खरीदो फरोख्त, आपने देखा इस्तीफों का इस्तेमाल। हर ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं चाहता हूँ आखिरी सवाल उससे पहले मौके मिलते हुए कर लूँ कि अब स्ट्रेटजी क्या होगी? हुकूमत किसी सूरत इलेक्शंस में नहीं जाना चाह रही, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब को भी शायद वो डिले करने की कोशिश करें, सड़कों पर आने का इंदिया दे रहे इमरान खान साहब, क्या स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की? हमने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत आईनी तकाज़ों को पूरा करते हुए उन्हें तहलील किया। कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, कोई हमने इख्तियार का तजावुज़ नहीं किया, और आईन बड़ा वाज़ेह है कि अगर चीफ मिनिस्टर एडवाइज कर दे और असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 दिन के अंदर, उसको 90 की शर्त नहीं है, 90 से कम भी हो सकता है, 75 दिनों में, 80 दिनों में भी हो सकते हैं, 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं, ये आइन कहता है। अब क्या ये आइन को तोड़ना चाहेंगे? क्या ये आइन से मुबर्रा है? क्या ये आइन से मावरा कोई ऐसा एक नया ड्रामा रचाएंगे जैसे कि अब इन्होंने 35 इस्तीफों का रचाया है, जिससे कि पूरी आइन शिकनी हो जाए? और अगर ऐसा होता है तो कौम देखे कि इसका जिम्मेदार कौन है और क्यों है। और फिर आप एहतजाज करेंगे? देखिए, हमारे पास सियासी जमात के पास पुरअमन एहतजाज का ऑप्शन तो हमेशा से था और है। हमने खून खराबा नहीं चाहा, और आपने देखा लाखों की तादाद में लोग रावलपिंडी में मौजूद थे, लेकिन हमने लोगों की जानों से नहीं खेला। हमने कहा कि हमारी जद्दोजहद जो है वो आईनी और कानूनी होगी, और हमने आईनी और कानूनी जद्दोजहद की। ठीक है, आइंदा भी आप आइन और कानून रहते हुए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने वक्त दिया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आरफीनामा। अब पता चला। अब पता चला। अब एहतजाज शुरू हो चुके, वक्त है आरफीनामा का। जी आरफीन। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब ने आज कराची में FPCCI ताजिरों को दर्शन दिए हैं। ये अलग बात कि उनके पास ताजिरों के सवालात का जवाब था, और ना ही उनके लॉलीपॉप से अब इस मुल्क और इस मईशत के दुखों का, ज़ख्मों का मदावा हो सकने को है। जमील अहमद साहब फरमा रहे थे कि अगले हफ्ते से डॉलर्स आएंगे तो ज़र मुबादला के ज़खायर ख़ुद ब खुद बढ़ जाएंगे, आप लोग खातिर जमा रखिए। उन्होंने मज़ीद फरमाया कि ये मसाइल चंद रोज़ में पैदा नहीं हुए, हमें देखना है कि किस तरह मईशत को बेहतर किया जा सकता है। पूछना ये था कि मुझ जैसा BCom फेल, वो भी ये बात जानता है कि ये मसाइल ओवर द ईयर्स हैं, अचानक से तो अराइज़ नहीं हो गए, लेकिन अगर हमारी डायरेक्शन ही सही नहीं है तो फिर हम क्या कर रहे हैं?
ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी मईशत एक एक दिन करके डुबाई गई है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि चलिए कम से कम आप पाकिस्तानी नजात न सही, आप बिल्कुल एक पाकिस्तानी ठेठ पाकिस्तानी गवर्नर स्टेट बैंक हमको मिला है, वरना इमरान खान दौर में तो हमें इंपोर्ट करके लाया गया था IMF से रज़ा बाकर रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद उनके फ़यूज़ व बरक़ात अब तक हम पर जो है वो नाजिल हैं। लेकिन सर फिर भी आपकी पाकिस्तानियत मेरे किस काम की, आपका ये डोमिसाइल मेरे किस काम का, आपका बेफॉर्म मेरे किस काम का, कि जब आप वो ही नहीं कर पा रहे जिसके ताजिर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ताजिर रहनुमा फरमा रहे थे कि माशी सूरत हाल यही रही तो मार्च तक हंगामे फूट पड़ेंगे। गलत फहमी है ताजिरों की, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, आपकी इंडस्ट्रीज़ बंद होती चली जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कौम इसकी हिस्स इतनी है ही नहीं कि अब ये हंगामा अफोर्ड कर सके, ये चुप करके लाइन में लग करके और जलील होते रहेंगे। आप खातिर जमा रखिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ की खैर मनाइए। आप गवर्नर स्टेट बैंक के सामने ताजिर फट पड़े हैं। कहा गया है कि सप्लाई चेन ना खुली तो बेरोज़गारी का सैलाब आएगा और रमज़ान में दालें 1000 रुपये किलो तक हो जाएंगी। तो क्या 1000 रुपये किलो दाल बेचने वाला ज़ख़ीरा अंदोज़ बेशरम भी बाकायदा आखिरी अशरा उसने जाकर के वहीं मक्का मदीना में गुजारना है। भाई ये कौन सी टेंशन है? और क्या पाकिस्तानी कौम अब इतनी गई गुजरी है कि वो महज 1000 रुपये दाल नहीं ले सकती? लेगी मेरे भाई, आप खातिर जमा रखिए। आपको अपने लोगों के टैलेंट का और उनकी बर्दाश्त का इन्वर्टेड कॉमास में अभी अंदाज़ा ही नहीं है। एक खुशगुमान है, इनका नाम है सलीम बकिया, अब पता नहीं बुकिया है कि बकिया है, लेकिन बहरहाल सीनियर सनतकार लिखा है। गवर्नर स्टेट बैंक से अपने मुलाजमीन को निकालने का जिक्र करते हुए रो पड़े। कहना था कि 950 मुलाजमीन में से सिर्फ 350 रह गए हैं। कल उनके बेटे ने आकर के कहा है कि मज़ीद 100 मुलाजमीन को फारिग करना होगा। ये भी कोई इतनी परेशान कुन बात नहीं है हुकूमत के नज़दीक कि चलिए कम से कम अभी 250 लोग तो आपके नीचे काम कर रहे हैं। ये भी क्या कम है, ये भी क्या कम है एहसान आपका भाई। ये भी तो हो सकता था कि दौर किसी और का होता, जमहूरियत के फ़यूज़ व बरक़ात आप तक पहुँचते और आप किसी मिल में नौकरी कर रहे होते। तो उससे बेहतर तो यही है कि नाम के साथ दिखाने के लिए सनतकार तो लगा हुआ है। साबिक़ सदर FPCCI अंजुम निसार का कहना था कि सनतें बंद हो रही हैं, लोग फारिग किए जा रहे हैं। बैंक से डॉलर के 3 रेट्स दिए जा रहे हैं। एक साहब की फ़्लाइट लेट थी, इंजीनियर जब्बार, उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल ने स्टेट बैंक बोर्ड में अपने 2 दोस्तों को डलवा दिया। एन ने काम किया। मिफ्ता इस्माइल ने जो किया वो उससे करवाया गया। मिफ्ता इस्माइल को लाया ही इसलिए गया था। मिफ्ता इस्माइल क्या गिरफ्तारी से बहुत ज़्यादा दूर हैं? क्या इस मुल्क का आइन कानून फलाना ये जो अभी बातें मैं शाह महमूद सुन रहा था, इक़्तिदार तेल होने के बाद तो आइन भी याद आता है और बहुत सारी बातें और याद आती हैं, फिर आपको जो है वो कानून की याद भी सताने लगती है। आपके ख्याल में मिफ्ता इस्माइल को अंदर करके और उनसे ये सारी चीज़ों का वसूलिया भी क्या बहुत मुश्किल काम है? डेफिनेटली मुश्किल काम है। इसहाक डॉलर साहब को जो लोग लाए हैं, आपके ख्याल में वो उनको अंदर होने देंगे? खातिर जमा रखिए, कुछ नहीं होने का। दूसरी तरफ जनाब, इनसाइड स्टोरी में हम देख रहे हैं कि इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुके हैं। अब सिद्दीक जान, कब तक ये होगा? खैबर पख्तूनख्वा में हुए बल्दियाती इलेक्शन चले, कुछ बेहतर सूरत हाल हम देखी, ज़मीनी इलेक्शन हुए, बेहतर हालात देखे। यहाँ मारधाड़, तोड़ फोड़, पथराव इस वक्त कराची में शुरू हो चुका है, लोग ज़ख्मी हैं और लाठी चार्ज हो रहा है। ये तो अजीब हालात बन गए। जो मुआशी सूरत हाल है, जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, और आपने देखा आज वर्ल्ड बैंक ने $1 अरब की किस्त मौखर कर दी है, या कहीं और से पैसे आ नहीं रहे, एलसी खुल नहीं रही। सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। और बाकी ये जो कराची में जो कुछ हो रहा है वो होना ही था। जाहिर है जो पीपल्स पार्टी ने किया है, आज मैं किसी की पढ़ रहा था, उन्होंने अच्छा लिखा हुआ था कि जिस पीपल्स पार्टी को कराची में जलसा करने के लिए और सेमिनार करने के लिए अंदरूनी सिंध से कारकुनान लाने पड़ते हैं, लोग लाने पड़ते हैं, वो कराची की सबसे बड़ी जमात बन के उभर के और सामने आ गई है। तो पीपल्स पार्टी ने धांधली की है, सरेआम की है, डंके की चोट पे की है। इलेक्शन कमीशन को कोई नजर नहीं आ रहा, इलेक्शन कमीशन की कोई इक़दाम नजर नहीं आ रहे। और जाहिर है हालात इस तरह से धांधली के बाद बिगड़ेंगे। अल्लाह करे कि चीज़ें कंट्रोल में रहें। और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो ये आगाज़ है। ज़्यादा खौफनाक चीज़ वो होगी जो MKM के तमाम धड़ों को इकट्ठा किया गया, वो ज़्यादा खौफनाक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे तो लाठीचार्ज हुआ है, वहाँ पे तो गोलियाँ चलती हैं और वहाँ पे तो बोरीबंद लाशें मिलती हैं, वहाँ पे तो भत्ते लिए जाते हैं। तो वो ज़्यादा खौफनाक चीज़ है जो आगे आने वाले दिनों में लोग, जिसकी वजह से कराची के लोग खौफजदा हैं,
बाकी सिंध में अब जो सिंध में 40-50 साल से पीपल्स पार्टी हुक्मरान है, दरमियान में कुछ अर्सा नहीं थे। अब उन्होंने बलदियाती जो यहाँ का सारा सिस्टम है वो भी अपने हाथ में ले रहे हैं। तो देख लेंगे कि आप कितना खिदमत करते हैं। वरना अब तक तो कराची की जो भी तबाही और बर्बादी है, कराची के जितने भी मसाइल हैं उसके जिम्मेदार वो पीपल्स पार्टी और MKM ही हैं, क्योंकि इनके पास ही ज्यादा अर्सा इक़्तिदार और इख्तियार रहा है और इनके पास पैसा रहा है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें भी इनके पास नहीं है। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि MKM और पीपल्स पार्टी दोनों इत्तेहादी हैं। अभी भी MKM जो है वो पीपल्स पार्टी की साथी है। हाँ, मीडिया पे आके कोई एक आध बंदा कोई न कोई बयान दे देता है, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है। वो कहते हैं शहबाज शरीफ की भी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने बड़ी कोशिश की, और बिलावल की तो क्या ही बात है, जरदारी साहब भी कमाल शख्सियत हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं। ये तो सारा जो कुछ रिगिंग की है जो हल्का बंदियों वाली, वो सारी इलेक्शन कमीशन ने की है। तो ये देखते हैं आप आगे किस तरह से मामला चलते हैं, लेकिन ये होना ही चाहिए, नजर आ रहा था। जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है, तहरीक इंसाफ भी कर रही है। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे अब ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर या तो हुकूमत बनानी होगी जमात इस्लामी को, या फिर तहरीक इंसाफ के साथ। ब्रेक का वक्त है जी। ब्रेक के बाद वायरल स्टोरी में बात करेंगे। उम्मे रुबाब हमारे साथ होंगी। ये भी इस मुल्क की बेटी है, सिंध धरती की बेटी है, जिसके दादा वालिद को और चचा को कत्ल किया गया। आज तक ये इंसाफ के लिए मारी मारी फिर रही है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे। अब पता चला। पता चला। उम्मे रुबाब पाकिस्तान की वो बेटी है, सिंध धरती की वो बेटी है जो 5 साल से इंसाफ के लिए मारी मारी फिर रही है। आज से ठीक 5 साल पहले 17 जनवरी 2018 को इसके वालिद, दादा और चचा को कत्ल कर दिया गया दिन दिहाड़े। और उस वक्त कत्ल किया गया जब अगले दिन इसके भाई की बारात थी, और चांडियो फैमिली ने ये कत्ल किया। अब ये बहादुर बच्ची इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि अपने ख़ानदान को इंसाफ दिला सके, लेकिन आज तक मुमकिन नहीं हो सका। 2 दफ़ा चीफ जस्टिस ने इसका नोटिस भी लिया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। उम्मे रुबाब हमारे साथ हैं। उम्मे रुबाब, अभी क्या इस वक्त इस केस में चल रहा है? क्यों अभी तक इसमें इंसाफ नहीं मिल सका? पुलिस वाले भी इसमें मुलव्वस थे। कहाँ पर खड़ा है आज ये केस? जी, 17 जनवरी 2018 पे ये वाक़या हुआ, और कल 17 जनवरी थी। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और चचा की 5वीं बरसी थी। 5 सालों से मैं अपने मुल्क में इंसाफ मांग रही हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिला। फिर भी मैं अपने मुल्क में अदालतों के आसरे पे मैं ये जंग लड़ रही हूँ। मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि मैं इंसाफ के लिए घर से निकली हूँ और मैं अदालतों के चक्कर काट रही हूँ। जिस दौर में एक इज़्ज़तदार इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी खाना तक मुश्किल है, मैं उस दौर में अदालतों के खर्चे बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं ये सब चीज़ें इतनी हिम्मत से कर तो रही हूँ, पर मैं सवाल करती हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा। मैं अपने मुल्क में एक ही चीज़ चाहती हूँ, वो है इंसाफ। मेरे केस पे एक और जो है अक्यूज़ जिसको शामिल किया गया है अदालत की तरफ से, हमने 193 CRPC की एक एप्लीकेशन दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो अलाउ हुई है, पर इसमें एक ये फिर सवाल आता है कि कानूनी तकाज़ाएं पूरी होते होते इंसान की उम्रें बीत जाती है। मैं अपने मुल्क में उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा, पर मुझे कब इंसाफ मिलेगा? मैं 18 साल की थी जब ये वाक़या हुआ था। उस वाक़े को 5 साल गुजर गए, आज तक एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। तो एक मजलूम कहाँ जाए? अगर अदालतें इतनी ताख़ीर करेंगी इंसाफ देने में, मैं तो हिम्मत से एक जंग लड़ रही हूँ, मैं इंसाफ मांग रही हूँ। आप देखिए जो कातिल है वो इतने बासर हैं कि वो हर चीज़ में उनकी एक एक एक्टिविटी इतना इम्पेक्ट पड़ता है कि कोई भी उनके ख़िलाफ़ खड़े होने से समझे कि कतराता है। फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ज़ाहिर कानून की बालादस्ती हो। मैं ख़ुद लॉ की स्टूडेंट हूँ। हमने आज एप्लीकेशन दी है, सिंध पुलिस जो कि जागीरदारों की कमदारी करने में लगी हुई है, हमने आज एप्लीकेशन दी है कि उसको इन्वेस्टिगेट करें SHO को, जिसको शामिल तफ्तीश किया गया है। इन्वेस्टिगेट ना करने की वजह से पिछली हेयरिंग भी हमारी डिले हो गई और हमें तारीख मिली। तो हम चाहते हैं कि हमें हमारे मुल्क में इंसाफ मिले। आज हमने इन रिटन एप्लीकेशन दी है, अब देखते हैं कि पुलिस इसमें अपना क्या किरदार अदा करती है। पर पुलिस तो आप देखिए कि इस केस में खुद इन्वॉल्व रहे, रियासत
के जो ये इदारे हैं ये खुद इन्वॉल्व रहे। पुलिस का काम है मजलूमों की मदद करना, पर पुलिस जो है वो मुलविस रही है इस पूरे वाक़े में, क्योंकि जो कातिल हैं वो बासर सरदार हैं, सिंध के वडेरे हैं। तो ये लोग समझते हैं कि सब चीज़ें मतलब हम सब उनके गुलाम हैं। कल हमने एक तहरीक स्टार्ट की है, एंटी फ्यूडलिज्म डे हमने मनाया है। उसकी वजह यह है कि सिंध में इतने जुल्म हो रहे हैं जागीरदारों की तरफ से। मैं सबको यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये कोई सियासी तहरीक नहीं है, ये हमारे हकूक़ के लिए हम लड़ रहे हैं। तो आप लोग इस तहरीक का हिस्सा बने, इस मुहिम का हिस्सा बने। हम चाहते हैं कि हमारे सिंध में सरदारी निज़ाम को मुकम्मल तौर पे नाकारा बनाया जाए। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आपके तसलसल से गुजारिश करती हूँ कि सर 2 किस्म के फैसले होते हैं, एक अदालतों से बाहर होते हैं जो जागीरदार करते हैं, एक अदालतों ने फैसले करने होते हैं। अगर हमें अदालत इंसाफ हमारे साथ नहीं करेगी, हम तो जागीरदारों के खिलाफ खड़े हैं, तो हमारा फैसला कौन करेगा, हमें इंसाफ कौन देगा? ये वही सरदार हैं जो अपने अंदर में अदालतों को सजा के बैठे हुए ये समझते हैं कि ये कानून से बालातर है। तो सवाल फिर भी यही पैदा होता है कि सिस्टम क्या हमारा वाकई इतना कमज़ोर है कि इन जागीरदारों से कोई पूछने वाला नहीं है? 5 सालों से वो जमानत पे हैं, उन्होंने एक दिन भी जेल में नहीं गुजारा। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में मुझे मेरे बड़ों के लिए इंसाफ मिले ताकि मेरे दिल को सुकून मिले। और ये केस सिंध के हर एक मजलूम का केस बन चुका है, सब की नज़रें इस केस पे है, मीडिया की नज़रें इस केस पे है, सब चाहते हैं कि इस केस में इंसाफ हो। हम तो मेरिट पे फैसला चाहते हैं, हम कोई और डिमांड तो नहीं कर रहे हैं अपने मुल्क में। सिद्दीक, मेरे पास वक्त कम है, आप पाकिस्तान में कोर्ट रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा नाम है, इसको बच्ची को भी आप सुन रहे हैं, नाजिम जोकियों का भी हमने मामला देखा, यानी अब वो खुद कह रही है कि अभी तक कोई कुछ एविडेंस ही नहीं हो सका, 5 साल गुजर गए, तो ये तो फिर इस तरह से कत्ल होते रहेंगे लोग सिद्दीक जान। बिल्कुल, इनका केस हमने सुना जब सुप्रीम कोर्ट में भी इनका केस था, और पाकिस्तान के सबसे बड़े अगर आप 2 मसाइल कहें तो उनमें सबसे बड़ा जो मसला मैं समझता हूँ पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है। आपने देखा किस तरह 5 साल हो गए हैं, आज तक मामला आगे नहीं बढ़ रहा। इनको भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इनको भी कत्ल की धमकियाँ मिली और अभी भी इनको थ्रेट्स हैं। तो एक बेटी जो जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ अपने वालिद, अपने दादा, अपने चचा का इंसाफ लेने के लिए लड़ रही है, उसको भी थ्रेट्स हैं। और हमारा सिस्टम बेबस है, हमारा अदालती निज़ाम बेबस है। अफसोस ही किया जा सकता है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सदा ही की जा सकती है कि खुदारा इस अदालती निज़ाम को बेहतर करने के लिए कुछ इक़दाम कीजिए, ताकि लोगों का रियासत के ऊपर, उसके इदारों के ऊपर, कानून और आइन के ऊपर कोई जो है वो एतमाद बाकी कुछ न कुछ रह जाए। वरना तो फिर या जंगल का कानून होगा, जिसकी ताकत, जिसमें क्या आप में ताकत होगी वो अपने इंसाफ खुद कर लेगा, जो कि रियासत के लिए बहुत खौफनाक होगा। बुनियादी तो अदालत का रियासत। जी उमर बाब जी, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आपने कल एक वाकया देखा कि जिसमें सीनियर वकील आफरीदी साहब, जिनको पेशावर के कोर्ट के बार रूम में कत्ल किया गया है, जिनको गोलियों से मारा गया है, तो मैं अदालत जाती हूँ, मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिंध के सरदार कोई इनके खिलाफ खड़े होना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। अगर मेरे साथ कोई ऐसा खुदा न खास्ता वाकया हो जाता है, क्योंकि इन जागीरदारों को तो एक गोली चलाने की देर है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे तो अदालतें बुला रही है इंसाफ के लिए, अगर मुझे कुछ ऐसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरे बाप, आपको बिल्कुल ये रियासत की जिम्मेदारी है कि आपको सिक्योरिटी भी जाए और इंसाफ भी दिलाया जाए। उम्मीद करते हैं कि इस पर चीफ जस्टिस साहब नोटिस लेंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।